कहानी की शुरुआत में हम एक सिनेमा हॉल का सीन देखते हैं जहां लोग डर के मारे एक मूवी देख रहे होते हैं। स्क्रीन पर एक लड़का अजीब सी स्माइल देता है और तभी उस कैसल से उड़ते हुए मॉन्स्टर्स थिएटर में मंडराने लगते हैं। यह तो डेली टाउन में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं की बस शुरुआत थी। स्वागत है आपका 2025 की इस नई मूवी में। अब हम थिएटर की सबसे पीछे वाली सीट पर एक लड़के को अकेले बैठे हुए देखते हैं जिसका नाम माटी है। बड़ी स्क्रीन पर कोई नाटक चल रहा होता है कि तभी वहां एक स्टाफ मेंबर आ जाता है। उसे देखते ही माटी वहां से भागने लगता है। माटी बिना टिकट के थिएटर में घुस आया था। स्टाफ मेंबर गुस्से में बड़बड़ाता है कि इस महीने में यह तीसरी बार है जब यह लड़का ऐसे भागा है। लेकिन वही मौजूद एक स्क्रीन राइटर को माटी पर तरस आ जाता है। वह माटी को एक गरीब बच्चा समझकर अपनी बेटी लोनी की मदद से उसे छुपा लेता है। जब स्टाफ मेंबर ढूंढते हुए वहां आता है तो स्क्रीन राइटर देख लेता है कि माटी शेल्फ के पीछे छुपा है, लेकिन वह झूठ बोल देता है कि लड़का थिएटर से भाग गया है। इस नेकी की वजह से माटी वहां से बच निकलता है। अब माटी खून से सनी सड़क पर अकेला चल रहा होता है। उसे बिल्कुल भी गर्माहट महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद उसका अंगूठा चूसना ही उसे थोड़ी सुरक्षा का एहसास दिला रहा है। न जाने कितनी बार उसने मदद के लिए हाथ हिलाया। आखिरकार एक कार आकर रुकती है। कार का मालिक दिखने में काफी दयालु लग रहा था। वह माटी से पूछता है कि उसका घर कहाँ है। इस पर माटी जवाब देता है कि मुझे कहीं भी ले चलो, बस इस डेली टाउन से बाहर निकाल दो। कार में बैठी मालकिन हंसती है और कहती है कि वे लोग भी टाउन के बाहर बड़े शहर की तरफ ही जा रहे हैं। माटी को लगा कि उसे कोई भला इंसान मिल गया है और उसके दिल में थोड़ी तसल्ली होती है। तभी रेडियो पर एक खबर आती है। न्यूज में बताया जाता है कि रशियन साइड में पिछले कुछ दिनों से जो अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं उसकी वजह से इस बॉर्डर टाउन में रेडिएशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आशंका है कि यहाँ के निवासियों में जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है। इधर माटी को भी अब कार के अंदर का माहौल कुछ अजीब सा लगने लगा था। कार मालिक का बेटा बार बार बस कुछ शब्द लिखे जा रहा था। उनकी बड़ी बेटी एक डिब्बा निकालती है जिसमें कुछ चिपचिपी सी चीज थी। वह काफी देर लगाती है और फिर उसे माटी को पकड़ा देती है। हैरानी की बात यह थी कि उन दोनों बड़ों ने बेटी की इस हरकत पर उसे कुछ नहीं कहा। तभी माटी को एहसास होता है कि कार अभी तक डेली टाउन से बाहर नहीं निकली है। वह गुस्से में चिल्लाता है, मुझे बाहर जाना है, लेकिन उस फैमिली ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। माटी को इतना गुस्सा आता है कि वह कार का स्टीयरिंग व्हील छीनने की कोशिश करने लगता है। इसी हाथापाई में उसका हाथ उस औरत के पेट पर जा लगता है और तब माटी को पता चलता है कि वह औरत तो प्रेग्नेंट है। तभी वह औरत दर्द से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी चीख सुनकर कार में बैठे बाकी लोग डरने के बजाय और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वे सब उस औरत को बढ़ावा देने लगते हैं। वह औरत चलती कार में ही बच्चे को जन्म दे देती है। तभी बच्चे के रोने की एक बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज सुनाई देती है। माटी डर से इधर उधर देखने लगता है कि तभी अचानक एक परछाई अंदर आती है। माटी बुरी तरह कांपने लगता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह औरत एक इंसान को नहीं बल्कि एक क्रिएचर को जन्म देगी। डर से माटी अपनी सीट पर दुबक जाता है। तभी कांच टूटने की आवाज आती है और माटी का पैसिफायर खिड़की से बाहर गिर जाता है। कहानी में अब 4 महीने बीत चुके हैं। माटी के गायब होने से उसके स्कूल में कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। बस उसके कुछ दोस्त ही थे जो अब भी सोच रहे थे कि आखिर माटी कहाँ चला गया। इन दोस्तों में एक फेरटेडी ब्रदर्स हैं जिन्हें मिलिट्री का बहुत शौक है और एक लिली नाम की लड़की है जिसे स्कूल में कोई ज्यादा पसंद नहीं करता। वही टाउन से थोड़ी दूर एक एयर बेस पर हम 2 पायलट्स को प्लेन से उतरते हुए देखते हैं। रशिया में हो रहे लगातार न्यूक्लियर टेस्ट्स की वजह से यूएस मिलिट्री ने अपने सबसे नॉर्दर्न एयर बेस पर और ज्यादा फोर्स भेजना शुरू कर दिया था ताकि अगर कभी जंग छिड़े तो वे यहाँ से सिर्फ 7 घंटों में सोवियत यूनियन तक पहुंच सके। बेस पर डिप्टी ऑफिसर की नजर एक कोने पर पड़ती है जो लोहे की जाली से बंद था। पूछने पर रिसेप्शनिस्ट बताता है कि यहाँ एक बहुत ही सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। पायलट हान लॉन्ग इस पर ज्यादा सवाल नहीं करता। वह बताता है कि उसका प्लान बेस पर रहने का नहीं है बल्कि उसने डेली टाउन में एक घर किराए पर लिया है और वक्त आने पर वह अपनी फैमिली को भी यही बुला लेगा। इसके बाद उनकी गाड़ी वॉर प्लेन रिपेयर वर्कशॉप में जाती है। हान लॉन्ग वहां सबसे बड़े प्यार से मिलता है, लेकिन वहां मौजूद एक आदमी जो बेस का कमांडर जनरल है उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। जनरल बहुत ही रूखेपन से उससे मिलता है। वेलकम सेरेमनी के बाद जनरल हान लॉन्ग से कहता है कि कल दोपहर ऑफिस आना, कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। दूसरी तरफ फर्टेडी ब्रदर्स स्कूल से घर वापस आ चुके हैं। बड़ा भाई सामने वाली खिड़की से यंग आंटी को देख रहा होता है जबकि छोटा भाई किसी बात को लेकर काफी परेशान दिख रहा है। इधर छोटा भाई अभी भी अपने दोस्त माटी की सुरक्षा को लेकर बहुत परेशान था।
4 महीने बीत चुके हैं लेकिन माटी का कुछ पता नहीं चला। बड़ा भाई तुक्का लगाता है कि शायद माटी मर चुका है या फिर वह घर से भाग गया है। ये सुनकर छोटे भाई को बहुत गुस्सा आता है। तब बड़ा भाई उसे याद दिलाता है कि माटी के जन्मदिन वाले दिन तुम उसे विश करना भूल गए थे। क्योंकि तुम पार्टी में नहीं गए तो माटी को लगा होगा कि उसका कोई दोस्त ही नहीं है। शायद इसी अकेलेपन की वजह से उसने घर से भागने का फैसला किया होगा। ये सुनकर छोटा भाई गिल्ट से भर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लिली को देखते हैं जो अपनी कलाई पर बंधे कछुए के खाने को देख रही होती हैं। दरअसल माटी के जन्मदिन पर लिली ही वो इकलौती दोस्त थी जो उसकी पार्टी में आई थी। उस दिन माटी चुपके से लिली को एक बंद पड़ी ऑब्जर्वेशन डेक पर ले गया था। दोनों सबसे ऊपर खड़े होकर शहर का नजारा देख रहे थे जो उस वक्त बहुत खूबसूरत लग रहा था। वहां माटी ने लिली को वो कछुए का खाना दिया जिसे उसने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था। वह बहुत खुश था कि कम से कम लिली उसकी पार्टी में आई। लिली भी माटी को अपना इकलौता दोस्त मानती थी, इसलिए उसने अपना वो गहरा राज माटी को बताया जो उसने आज तक किसी से नहीं कहा था। लिली ने बताया कि एक दिन वह और उसकी माँ अचार की फैक्ट्री में उसके पिता को लेने गए थे। वहां लिली का खिलौना पिता के ऑफिस में छूट गया। जब उसके पिता वो खिलौना लेने वापस गए तो एक भयानक हादसा हो गया। वो मशीन के अंदर फंस गए और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। लिली उस खौफनाक मंजर को आज तक नहीं भुला पाई है। उसे लगता है कि उसके पिता की मौत की जिम्मेदार वह खुद है। इसी वजह से वो बहुत जिद्दी हो गई और स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं बना। तभी आसमान में न्यू ईयर की आतिशबाजी शुरू होती है। माटी को लगा कि माहौल सही है तो वह जज्बात में आकर लिली के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन लिली अनजाने में पीछे हट जाती है। लिली का यह अनचाहा रिएक्शन माटी के शीशे जैसे नाजुक दिल को बुरी तरह चुभ जाता है। हालांकि लिली माफी मांगती है लेकिन माटी एक गहरी आह भरकर वहां से चला जाता है। अब वर्तमान में लिली हाथ में वो कछुए का खाना देखकर फिर से गिल्ट महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि माटी के भागने के पीछे कहीं न कहीं उसका भी हाथ है। वह यही सोच रही थी कि तभी उसे एक धीमी सी गाने की आवाज सुनाई देती है। लिली हैरान रह जाती है क्योंकि यह आवाज उसी अचार की फैक्ट्री से आ रही थी। उसे लगता है कि शायद माटी मदद के लिए पुकार रहा है। वह डरते हुए पूछती है, माटी क्या ये तुम हो? तभी उसे नाली के अंदर से कुछ उंगलियां बाहर आती हुई दिखाई देती हैं। हालांकि ये सब पल भर के लिए हुआ था, लेकिन लिली को यकीन था कि उसने जो देखा वह सच है। उसे लगा कि माटी शायद सीवर में कैद है। वह भागकर अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है, लेकिन उसकी दोस्त इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और इसे लिली का वहम मानती है। लिली की दोस्त उसे चेतावनी देती है कि स्कूल में यह सब अफवाहें मत फैलाओ। ये सुनकर लिली का सब्र टूट जाता है और वह गुस्से में अपनी दोस्त से कह देती है, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, तुमने मुझे कभी अपना असली दोस्त समझा ही नहीं। इसके बाद लिली के पास उन दोनों भाइयों फर्टिडी ब्रदर्स के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि सिर्फ वे ही माटी के अच्छे दोस्त थे और शायद उसकी मदद कर सकते थे। शुरुआत में लिली की बातों पर यकीन करना मुश्किल था। आखिर कोई सीवर के अंदर कैद होकर अपनी उंगलियां बाहर कैसे निकाल सकता है? टेडी जो थोड़ा समझदार था, उसे लगा कि शायद माटी मुसीबत में है और मदद के लिए कोई सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लिली उसे समझ नहीं पाई। उस रात डिनर के समय टेडी अपने पिता से पूछ बैठता है कि क्या कोई इंसान इतना पागल हो सकता है कि किसी को अंडरग्राउंड पाइप में कैद कर दे। यह सुनते ही उसके पिता सन्न रह जाते हैं। वे बताते हैं कि टेडी के दादाजी कंसंट्रेशन कैंप से भाग निकले थे, जहां गार्ड्स कैदियों की चमड़ी से लालटेन बनाया करते थे। इतना कहने के बाद पिता गुस्से में टेडी की पसंदीदा कॉमिक बुक्स उठाकर फेंक देते हैं, ये कहते हुए कि इन किताबों ने बच्चे के दिमाग में जहर भर दिया है। लेकिन जब रात होती है तो टेडी फिर से छिपकर वही कॉमिक्स पढ़ने लगता है। अचानक उसके बेड के पास वाली स्ट्रीट लाइट बुझ जाती है। टेडी स्विच चेक करता है, लेकिन तभी लाइट जोर जोर से फ्लैश करने लगती है और जैसे ही वह पीछे मुड़ता है उसे अपने लैंप शेड पर एक चेहरा दिखाई देता है। टेडी डर से बेड के नीचे गिर जाता है। उसकी चीख सुनकर उसका भाई दौड़कर कमरे में आता है, लेकिन तब तक वह डरावना मंजर गायब हो चुका था। तभी टेडी को एक बात क्लिक करती है, क्या वो अजीब घटना माटी का कोई डिस्ट्रेस सिग्नल तो नहीं थी? अब तीनों बच्चे फिर से इकट्ठे होते हैं। उन्हें पता था कि इन अजीब घटनाओं पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने खुद ही माटी के गायब होने की गुत्थी सुलझाने का फैसला किया। सबसे पहले वे लाइब्रेरी पहुंचते हैं। टेडी की छोटी बहन टोयोपिंग भी उनके पीछे पीछे आ जाती है, क्योंकि घर पर उसे देखने वाला कोई नहीं था। पुराने अखबारों को छानने पर उन्हें पता चलता है कि माटी आखिरी बार कांग्रेस सिनेमा में देखा गया था। ये सुराग मिलते ही तीनों बच्चे उस लड़की लोनी के पास पहुंचते हैं, लेकिन लोनी उन्हें देखते ही चिढ़ जाती है। वह पहले ही पुलिस को सब कुछ बता कर थक चुकी थी और अब इस बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती थी। लिली और दोनों भाई निराश होकर लौटने ही वाले होते हैं कि तभी भाई ने सीवर में सुने गए उस गाने का जिक्र कर दिया।
उस गाने के बारे में सुनते ही लोनी उन पर चिल्ला पड़ी। वह हैरान थी क्योंकि ठीक वही गाना लोनी ने भी कांग्रेस सिनेमा के गलियारे में सुना था। अब सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। ये सारे बच्चे अपनी साइकिलें उठाकर सीधे कांग्रेस सिनेमा की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि जो गाना उन्होंने सुना था वह 4 महीने पहले का एक बहुत ही पॉपुलर स्टेज प्ले था, जो लापता लड़के मार्टी का फेवरेट भी था। लोनी डिसाइड करती है कि वो उस मूवी को फिर से प्ले करेगी, शायद उसमें कोई सुराग छिपा हो। वहीं दूसरी तरफ एयरफोर्स बेस पर पायलट हान लॉन्ग जनरल के ऑफिस में दाखिल होता है। हान लॉन्ग के कारनामे हर कोई जानता था। उसने कई बार B-22 बॉम्बर प्लेन उड़ाकर टॉप सीक्रेट मिशंस को अंजाम दिया था, और इस बार उसे एयरफोर्स बेस पर एक लेटेस्ट जनरेशन के बॉम्बर को टेस्ट करने के लिए बुलाया गया था। उसे बता दिया जाता है कि अगर जरूरत पड़ी तो उसे सीधे दुश्मन के बेस में घुसकर ऊपर से मिले ऑर्डर्स को पूरा करना होगा। हान लॉन्ग पूरी शिद्दत से सिर हिलाता है और कहता है कि देश की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। उस रात जब वह टाउन में अपने किराए के अपार्टमेंट में लौटता है तो लाइट बंद करने के बाद खिड़की बंद करने जाता है, लेकिन उसकी नजर कांच पर छपी एक अजीब सी परछाई पर नहीं पड़ती। जैसे ही हान लॉन्ग अपनी आंखें बंद करता है, अचानक 2 आदमी प्रोटेक्टिव सूट्स पहने वहां प्रकट हो जाते हैं। हैरानी की बात यह थी कि उन्हें हान लॉन्ग के नए मिशन के बारे में सब पता था। वे अपनी बंदूकें निकालते हैं और उस पर दबाव डालते हैं कि वह नए वॉर प्लेन का सारा डेटा उन्हें बता दे। लेकिन हान लॉन्ग भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वह एक सख्त इंसान है। वह साफ मना कर देता है कि जान चली जाए पर वह कोई जानकारी लीक नहीं करेगा। दोनों तरफ से हाथापाई शुरू हो जाती है कि तभी पड़ोस से उसका एडजुटेंट मदद के लिए दौड़ता हुआ अंदर आता है। इस घटना के बाद हान लॉन्ग का दिल शक से भर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यह मिशन उतना सीधा नहीं है जितना उसे बताया गया था। इधर सिनेमा हॉल में बच्चे वो स्टेज प्ले देख रहे होते हैं। जैसे ही वीडियो में वो गाना बजता है, सब हैरान रह जाते हैं। स्क्रीन पर लापता मार्टी भीड़ में सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है और ऐसा लग रहा था जैसे मार्टी उनकी आवाज सुन सकता है। स्क्रीन पर मार्टी का चेहरा बेहद अजीब हो जाता है। वह अपनी बाहें फैलाता है और उसकी गोद में जो परछाई थी वह स्क्रीन से निकलकर बाहर उड़ने लगती है। वो शैतानी क्रिएचर अब पैदा होने के समय से कई गुना बड़ा हो चुका था। लिली और बाकी बच्चे जान बचाकर भागते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर की रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं था। जब लोनी स्क्रीनिंग रूम से बाहर भागती है तो हॉल में सिर्फ लिली जिंदा बचती है। लिली का पूरा शरीर खून से लथपथ था और उसके हाथ में एक कटा हुआ हाथ था। तो यह था वेलकम टू डेयरी का पहला एपिसोड। आपको क्या लगता है, क्या यह शो वाकई में स्ट्रेंजर थिंग्स जैसी क्लासिक सीरीज को पीछे छोड़ पाएगा, या फिर यह सिर्फ एक कोशिश बनकर रह जाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।